नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के एसएसटी पोर्शन के बारे में, जो अपर प्राइमरी में पूछा जाता है, जो 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, मैं सीटेट में एसएसटी की जो वीडियो है प्रोवाइड करा दिया हूँ, जो जियोग्राफी और हिस्ट्री है। इस समय मैं सिविक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये सिविक्स की दूसरी वीडियो है। दोस्तों, उसको देखना चाहते हैं जो जियोग्राफी और हिस्ट्री की वीडियो है, प्रभाकर एकेडमी के जो प्लेलिस्ट बनाया गया है प्रभाकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे विजिट करके उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपका 60 में से 55 नंबर तो सीटेट में आएंगे ही, और जिससे आप अपर प्राइमरी आसानी से पास कर सकते हैं, 90 नंबर से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है दोस्तों? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एक राजनीतिक जीवन। इसके सिविक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सिविक्स की दूसरी वीडियो रहेगी। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने एमडीएम के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं क्या कि वी आर अम्बेडकर के बारे में। जो वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? वी आर अम्बेडकर अपने आत्मसम्मान को दाव पर लगा कर जीवित रहना शोभनीय है। क्या डॉक्टर अंबेडकर बोलते थे क्या कि अपने आत्मसम्मान को दाव पर लगा कर जीवित रहना अशोभनीय है? आत्मसम्मान मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। अगर उसका कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। किसमें? बहुत सारी कठिनाइयां सुनने को मिलती है, तो उसमें आपको विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। क्या? मनुष्य जो है नाशवान है, मतलब खत्म होने वाला है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि क्या संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। मतलब आत्मसम्मान का जो विकसित करने के लिए, उच्च आदर्शों को विकसित करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए करेगा। ठीक है। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। मतलब कोई साहसी व्यक्ति है तो उसकी में अगर आत्मसम्मान नहीं है तो उसको अशोभनीय होता है ये जीवन जीना। ठीक है। आइए दलित के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या दलित क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। दलित वह शब्द है। क्या है? दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या? जो नीच जाति के लोग होते हैं उनके पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। क्या? वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। जो अछूत शब्द है इससे ज्यादा दलित को पसंद किया जाता है। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया हो, जिन्हें दबाया गया हो, कुचला गया हो। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों, सोशल प्रेजुडाइज और भेदभाव ने दलितों को दबा करके रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति, किसमें? शेड्यूल कास्ट के वर्ग में रखती है। किस में रखती है? शेड्यूल कास्ट के वर्ग में रखती है, एससी में रखती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। क्या? जाति के आधार पर कक्षा में किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का रूप है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। जो इनको बहुत बड़े नेता के रूप में जाना जाता है और दलितों के नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनका महार जाति में जन्म हुआ था। किसमें? महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। क्या? गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया
और उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। महार जो जाति थी उनका मानना था कि दलितों के लिए जाति प्रथा के लिए अवश्य लड़ना चाहिए, खिलाफ उनके अवश्य लड़ना चाहिए। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं। क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 तक एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। क्या है? एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में यह पूछा जाता है कि आत्मकथा जो है जूठन किसने लिखा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा हुआ है। वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरे से दूर बैठना पड़ता था। क्या बैठना पड़ता था? स्कूल में दूसरे से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पे बैठना पड़ता था। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, कभी कभी तो एक कदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। जो पीछे दरवाजा होता था उसके पास बैठना पड़ता था, और जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे लोग। क्या? बिना कारण पिटाई भी लोग कर देते थे कि ये नीच जाति का लोग है, इसको कोई भी मतलब कि तवज्जो नहीं देता था। इस प्रकार के व्यवहारों के कारण ओम प्रकाश के पिता ने स्कूल मास्टर से कहा। क्या स्कूल मास्टर से कहा? ओम प्रकाश के पिता ने बोला कि मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर जी, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने के लिए। क्या? पढ़ने के लिए और भी लोग आएंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आप कर रहे हैं बहुत ही ये अनंदनीय है, निंदनीय है। ठीक है? क्या है ये? निंदनीय है। रोसा पार्का के बारे में एक, रोसा पार्क्स के बारे में, क्या रोजा पार्क्स के बारे में एक स्टेटमेंट, मतलब कि इनके बारे में भी एक स्टोरी है। इसके बारे में देखिए क्या है कि रोसा पार्क एक अफ्रीकी अमेरिकी औरत थी। क्या? अफ्रीकी अमेरिकन औरत थी जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिका के इतिहास की बदल दी। क्या? अमेरिका का इतिहास ही बदल दी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को अपनी सीट गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीका अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहलाया। क्या कहलाया? नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या है, और नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और जाति मूल के आधार पर जो भेदभाव का निषेध कर दिया। क्या? भेदभाव था उसका निषेध कर दिया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 15 में राज्य किसी नागरिक के सिर्फ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः मतलब पार्शली राज्य निधि, स्टेट फंड से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब कोई भी शर्त नहीं रहेगा, वहां पे सारे लोग जाकर के अपना वर्क कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संसद हमारे लोकतंत्र का, क्या? संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। क्या? प्रतिनिधित्व पाते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। क्या? पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। और संचारणीय बीमारियां, क्या? कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? कि पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं, एक दूसरे से फैलती हैं, एक दूसरे में पानी के द्वारा। इन बीमारियों में से 21% जल जनित वाटर बॉर्न होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस, ये वाटर बॉर्न डिजीज हैं। अब स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। हेल्थ केयर के बारे में
डिस्कस करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो हैं संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। क्या जो चिकित्सा भी हम महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये भारत में सबसे ज़्यादा है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। क्या 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। क्या तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है, मतलब दूसरे देशों में भेजा जाता है। हमारे देश में आपने देखा भी होगा कि जो कोरोना की वैक्सीन थी, पहले कहीं से किसी दूसरे देश ने उसका आविष्कार कर दिया था, फिर इंडिया में उसका निर्माण करने के लिए दे दिया गया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्माण कार्य होता है दवाइयों का। हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है, सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। क्या जनता को उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने में हम लोग असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक पैराडॉक्स स्थिति है इंडिया में, मतलब कि हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं बट उसके साथ साथ ही जो जनता को फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दी जा पा रही है। क्यों नहीं दी जा, कहीं पे कुछ तो वीक पॉइंट है तभी तो, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य, क्या इनका अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकुनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। ये सब क्या है, एक प्रकार से रोग है जिसको रोकना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं, जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, RMP मिल जाते हैं। और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं। क्या शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं, बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं और काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं, लेबोरेटरीज भी हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं, दवाइयाँ खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या केरल का अनुभव। केरल में अगर कोई आदमी घूमने गया है तो उसके अनुभव के बारे में बताया, मतलब NCERT में ये लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा गया है कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। क्या जो 40% भाग था, 40% पैसा था वो पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी, मतलब कि क्योंकि बोला जाता है कि भारत में गांव में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं, इसलिए पंचायतों को 40% बजट का पूरा दे दिया गया। अब कोस्टा रिका के बारे में डिस्कस करते हैं। कोस्टा रिका क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टा रिका को सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे, सेना नहीं रखेंगे, और इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। क्या किसी भी देश को विकास करने के लिए देश का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए। क्या लिखने चाहिए, जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। क्या उपयुक्त रूप में हो। जेनरिक नाम दवाइयों के रासायनिक नाम, केमिकल नेम्स, वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं और वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनरिक नाम है। क्या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का नाम क्या है, एस्पिरिन
जेनेरिक नाम है, जेनेरिक नाम है। अब आइए डिस्कस करते हैं कर के बारे में, टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कर क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं, पब्लिक सर्विस को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। और प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं, डिजास्टर्स जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। किसको? राजस्व के द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में भी करते हैं। क्या? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्य को विधायक, एमएलए कहा जाता है। क्या कहता है? एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र है। कितने क्षेत्र हैं? 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। और राज्य का प्रमुख राज्यपाल गवर्नर कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य का प्रमुख राज्यपाल गवर्नर कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों, अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? कि चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर के कई पार्टियों से मिलकर बनाता है और इसे गठबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे गठबंधन की सरकार बोलते हैं, कोलिशन की सरकार बोलते हैं। जैसे इसमें हमारे इंडिया में गठबंधन की सरकार बनी है, जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 ने शुरुआत किए हैं। मतलब इन्होंने, मोदी जी ने अपना शपथ ग्रहण समारोह किया है। ओके दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों, रूलिंग पार्टी के हो अथवा विरोधी दल अपोजिशन के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। क्या? अनुमोदित किया जाता है। और लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम सरकार के बारे में डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट क्या? गवर्नमेंट होती है कि सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। क्या है? उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और सही मायने में तो यह सही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पार्ट कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका लेजिस्लेचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेजिस्लेचर कहलाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या? निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत या वार्ड वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। क्या चुनता है? विधानसभा सदस्य चुनता है। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित, सामोआ जो द्वीप है प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे द्वीप समूहों का ही एक भाग है। क्या? छोटे द्वीप समूहों का ही एक भाग है। अब हरियाणा और तमिलनाडु, जो हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह का काम करती हैं। इसे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। अब क्या है? पूरे देश के कई गांवों में क्या दिया हुआ है कि पूरे देश के कई गांवों में शासन में आंगनबाड़ियां और बालवाड़ियां खुली हैं। क्या खुली हैं? आंगनबाड़ियां और बालवाड़ियां खुली हैं। शासन ने
एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेच की सुविधा देनी होती है। क्या? बालवाड़ी क्रेच की सुविधा देनी होती है। मतलब कि वहाँ पे अगर ज़्यादा मात्रा में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को खिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की है, तो उसे क्रेच बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में करते हैं महिलाओं के कार्य। महिलाओं के कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। कहाँ पे काम करती हैं? खेतों में काम करती हैं। और उनके कामों में पौधों रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार के 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया और उत्तर रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक बनी थी। कौन? लक्ष्मी लाकरा, जो पहली महिला इंजन चालक बनी थी। कहाँ की रहने वाली थी वो? तो झारखंड की रहने वाली थी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, रमाबाई के बारे में करते हैं। रमाबाई 1858 से 1922 महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्या? पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी और जो उस समय की औरतें के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती थी। क्या? बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती थी संस्कृत पढ़ना और लिखना। औरतों को तब तक यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उस समय औरतों को ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने के लिए स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने और छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम सिखाई जाती है। क्या? आप लड़कियों को काम सिखाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में करते हैं। राज सुंदरी देवी 1800 से लेकर 1890 200 साल पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। क्या? 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या? बांग्ला भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उनकी पुस्तक अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के दुर्भाग्य लाती है। क्या? पति के लिए दुर्भाग्य लाती है, मतलब वो विधवा हो जाएगी, मतलब पति मर जाएगा। ठीक है। और विधवा हो जाती हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप करके लिखना पढ़ना सीखा। क्या? स्वयं ही छुप छुप करके पढ़ना लिखना सीखा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में करते क्या? रुकैया सखावत हुसैन। क्या? रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन अपनी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्हें एक उल्लेखनीय कहानी लिखी। क्या? उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना स्वप्न कहानी। क्या? सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी। क्या? एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है, और लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों में के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रहे थे। क्या? हवाई जहाज और कार चलाने का स्वप्न देख रही थी। जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी, तब ये सपना देख रही थी अपना। ठीक है। सन 2006 में एक कानून बना कि जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा भी दी जाए। क्या? कानूनी सुरक्षा भी दिया जाए। अब महिला आंदोलन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या महिला आंदोलन क्या था? न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना शोइंग सॉलिडेरिटी भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। क्या? महिला आंदोलन का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हर साल 14 अगस्त को बाघा बॉर्डर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने के लिए, जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने सर्वप्रथम
संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा से मजबूती पकड़ ली थी, जो कि मतलब कि क्या मिल जाए, और वोट देने का अधिकार औरतों को मिल जाए। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफरेज मूवमेंट बोलते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। क्या? वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। अब मीडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? मीडिया जो है इस समय बिकाऊ हो चुकी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। क्या? मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या? जिनके द्वारा हम समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है क्या? माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है और इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर के टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जा सकता है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता के दुनिया में बड़ा बदलाव आ गया। यह यंत्र टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। क्या? यंत्र टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। इसका आविष्कार जॉन एल बेयर्ड ने किया। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। जो उन्होंने आविष्कार किया था उसका प्रदर्शन किया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यदि लोग चाहें तो क्या? यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिख करके, सार्वजनिक विरोध, पब्लिक प्रोटेस्ट आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चला करके सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। ठीक है। संचार के माध्यम से स्वतंत्र नहीं है। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। क्या कारण है? क्यों ये स्वतंत्र नहीं है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण करना। क्या? सरकार पर उनका नियंत्रण करना। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने में से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। क्या बोलता है? सेंसरशिप कहा जाता है। और भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर भी सेंसर लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? सेंसर लगा दिया था, मतलब उसके पाबंदी लगा दी थी। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक था। आपातकाल इमरजेंसी का था। समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबरें छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। यह सामाजिक विज्ञापन सोशल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्यापारी, ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। ट्रेडर्स क्या होते हैं? व्यापारी लोग। क्या? लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। और पहले थोक व्यापारी होलसेलर बड़ी मात्रा या सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी ही होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। जो उपभोक्ता को बेचेगा वो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको आपके पड़ोस की दुकानें, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। क्या? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचते हुए मिलता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। क्या है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। और तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है।
आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं वीवर के बारे में, मतलब बुनकर के बारे में डिस्कस करते हैं। बुनकर जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं, वे व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकर को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है, तो उसके हिसाब से बुनकर जो होता है कपड़ा तैयार करके उनको दे देते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं, वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं और बुनाई करने के करगे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है और बुनकर अपने परिवार के साथ करगों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर के 8 करगे तक होते हैं। क्या 2 से लेकर के 8 करगे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है और तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करगों पर बनाई जाती हैं। करगों पे चादरें बनाई जाती हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं और व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूद दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। जो बुना हुआ कपड़ा होता है उसका भुगतान पेमेंट उनको कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, दादन व्यवस्था क्या होती है, पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। क्या व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। किसको? बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। और गिनिंग क्या होता है, गिनिंग मिल क्या होता है, वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोले से बीज अलग किए जाते हैं उसे गिनिंग मिल कहते हैं। यहाँ पर रुई कॉटन को दबा करके गट्ठर बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। क्या? धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। और इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। क्या? इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया जाता है। क्या? अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। भारत में यह एक वास्तविकता है कि जो गरीब है सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं। क्या? सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। ज़्यादातर करके क्या है, महिलाएं हैं जो गरीब हैं। अब 2011 की जनगणना के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या के में 48.5% प्रतिशत महिलाएं हैं और 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। क्या? 8.6% आदिवासी हैं। अब तवा मत्स्य संघ के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? तवा मत्स्य संघ क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ एक उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए हैं। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सरकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित है। क्या? सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले में महादेव की पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध बना निर्माण 1958 में आरंभ हुआ। क्या? 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ बहुत सी कृषि भूमि भी बाद में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। जो जंगल के निवासी थे उन्होंने सब कुछ खो बैठे, मतलब गांव के गांव डूब जाएंगे तो सारी चीज उनका खो जाएगा उन्हीं में, उसी बांध में। ठीक है। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे अपना बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे और अपना जीवन यापन नहीं कर पाते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्रों से रास्ते में सस्ते श्रमिक को ले आए
और क्या लेकर आए, सस्ते श्रमिक को लेकर आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुला करके गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, और क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे, और गांव वालों ने एकजुट होकर के तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। क्या, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा। संगठन बना करके सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। क्या, वक्त आ गया है कि संगठन बना करके, यूनिटी बना करके साथ में खड़ा, सामने खड़ा होना पड़ेगा। इस तरह तवा मत्स्य संघ का नाम से संगठन को बनाया गया। क्या, तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। और नवगठित तवा मत्स्य संघ TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बाद में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया, और उनके प्रतिरोध को देख करके सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की, और समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए, क्या, जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। और 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवाबाद के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बाद में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा कर दिया। क्या कर दिया, 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार कर लिया। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोग के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। क्या, नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। अब हम डैम के बारे में डिस्कस करते हैं, बांध के बारे में डिस्कस करते हैं। डैम क्या होता है, नदी पर बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किए जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है, और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है, और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। उत्तराखंड में टिहरी बांध के बनने से कई इलाके डूब गए। इस बात के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव, जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप से पानी में नीचे समा गए, लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हुए थे। लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हुए थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, कर्नाटक के किरड़ा सागर बांध। क्या, कर्नाटक के किरड़ा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें पूरी होती हैं। तमिलनाडु में मेटूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर के विवाद चल रहा है। पिछले 30 सालों से 2 राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती हैं, और कर्नाटक का किरड़ा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर छोर अपर एंड पर है, और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहिएगा। दोस्तों नमस्कार।